चलो देखो, इकाई 8 में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। ये 3-4 टॉपिक हैं हमारे। पत्र लेखन, भाषा विज्ञान, अव्यवस्थित वाक्य खंड, संक्षेपण, पल्लवन, रिक्त स्थान, पहेलियां और पारिभाषिक शब्द। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यूपीएसआई की या यूपी की परीक्षाओं की, तो यूपीएसआई के लिए इसमें एक ही टॉपिक है और वो है भाषा विज्ञान। ठीक है, यूपीएसआई वालों के लिए। अब बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी में जो परीक्षाएं आती हैं, तो उसमें आपका भाषा विज्ञान और पत्र लेखन, ये 2 टॉपिक हैं उसके लिए। ठीक है, बात करेंगे हम हमारा राजस्थान एसआई का, तो राजस्थान एसआई के लिए इसमें एक टॉपिक है केवल, पारिभाषिक शब्द। उसमें पारिभाषिक शब्द पूछा जाता है राजस्थान के अंदर। और अब बात करेंगे हम एमपीएसआई का, तो एमपीएसआई के लिए ये सारे टॉपिक हैं, यानी जो इसमें बचा है वो सब किसके है, एमपीएसआई के टॉपिक है। तो अपने अपने हिसाब से आप अपना अपना सिलेबस देख के जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, 4 विकल्प रहेंगे उसमें। ये सारी चीज़ आपको खुद ही पढ़नी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझाऊं। हाँ, बस 1-2 चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो अव्यवस्थित वाक्य खंड, मैं चुप हो जाती हूँ, आप लोग पहले अपना बतिया लीजिए। जो अपने बाल बच्चे, बीवी, जेठानी, देवरानी, जिनकी जो बात हो मुझे फिर बता देना कि मैम हम फ्री हो गए, अब आप पढ़ाइए। हो गई बातें, बोलूं मैं? ये जो अव्यवस्थित वाक्य खंड है, इसमें ये है क्या, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में PQRS जिसे सेट करते हैं ना, ये वही है। य करके आता है ये। तो ये जिन परीक्षाओं में आता है, शायद ये DSSB में भी आता है, 1-2 और एग्जाम है जिसमें आता है। तो इसका क्रम लगाना होता है। मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका क्रम आप कैसे लगा सकते हैं, ये चीज़ आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा बाकी और सारी चीज़ों में भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको इनका अभ्यास करना है। पर मेरा तो इसमें बताने के लिए शायद 1% ही है, 99% आपको ये स्वयं ही करना होगा। अब इसके साथ ही साथ मैं बैच नंबर 29 वाले छात्रों को, जिन्होंने L29 बैच लिया हुआ है लाइव क्लास में, उन छात्रों को बता देती हूँ कि यहाँ पे अभी छंद के बाद जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, इन टॉपिक में कुछ समझाया नहीं जाता। तो आप में से जो पिछले दिनों में कुछ छात्र जुड़ रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि पता नहीं मैम कैसे पढ़ाती हैं, यहाँ तो मैम कुछ समझा ही नहीं रही। तो ध्यान दीजिएगा, आगे यानी आज की और कल की क्लास हमारी इसी तरह से रहेगी। फिर परसों से हमारी वर्णमाला से क्लास शुरू होगी, तो वो विचलित ना हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो लोग ध्यान दें कि उनकी क्लास जो है परसों से स्टार्ट होगी, बिल्कुल वर्णमाला से। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि पत्र लेखन हम कैसे करेंगे। पत्र लेखन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो आपकी परीक्षा में सब्जेक्टिव तो है नहीं, है क्या, ऑब्जेक्टिव है। अब किस तरह से है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले प्रश्न दिखाती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी में से हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए जब आप एक बार प्रश्न देख लेते हैं तो आपको सब समझ में आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये। पेज नंबर 22, ठीक है, पेज नंबर 22 पे देखो, पहला प्रश्न है, हमें प्रश्न पढ़ना है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधान अध्यापक जी को, माननीय शिक्षा अधिकारी को। इस तरह से प्रश्न आता है, आंसर मत बताइए,
आंसर के लिए मैंने अभी नहीं कहा आपसे, मैं सिर्फ आपको प्रश्न दिखा रही हूँ कि प्रश्न कैसे आपको करने, किस तरह के प्रश्न आते हैं। मोहल्ले में फैल रही महामारी के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन दिए हैं। नंबर 3 कहता है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? लेखाधिकारी, जिलाधिकारी, कुलपति या आचार्य महोदय को। आपके मोहल्ले की गलियों में गंदगी फैली हुई है, उसे हटाने के लिए आप किसे पत्र लिखेंगे? 4 ऑप्शन, थाना अध्यक्ष, अधिकारी, नगर निगम या जिला अधिकारी। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाएगा माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्मज। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं वैयक्तिक पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या परिपत्र। इसी तरह से मोहल्ले में हो रही लूटपाट के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन 4 दिए हैं। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आपके मित्र का विवाह संपन्न हुआ है, आप उसे बधाई देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा पत्र लिखेंगे? औपचारिक, निमंत्रण, बधाई या शोक। इसी तरह से अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय या संपादक महोदय। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 12, आपकी छोटी बहन ने स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस संबंध में आप उसे कौन सा पत्र लिखेंगे? सरकारी पत्र, बधाई पत्र, कार्यालय पत्र या शोक पत्र। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सरकारी आदेश, नियमों आदि की घोषणा होती है, इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। अनौपचारिक पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? पता, पत्र क्रमांक, अभिवादन, प्रेषक का नाम। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, प्रसंग, अभिवादन, दिनांक। आपके मित्र ने मुसीबत में आपकी मदद की है, इसके लिए आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा पत्र लिखेंगे? अर्ध सरकारी, औपचारिक, अधिसूचना या धन्यवाद पत्र। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र या अधिसूचना। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता या सरलता। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य या प्रिय। शिकायती पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, परम पूज्य, महोदय या प्रिय। अपने से बड़े को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाएगा माननीय, प्रिय महोदय या प्रिय पूजनीय या आदरणीय। अपने से छोटे को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाएगा प्रिय महोदय, प्रिय, माननीय महोदय या आदरणीय। सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? प्रेषक अधिकारी का नाम, पत्र क्रमांक, विषय और संदर्भ। और इस तरह से आप देख रहे हैं प्रश्नों को, यानी यहाँ पर तो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमको फैक्ट चीज़ें चाहिए, यानी पत्र किसे कहते हैं, पत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इसमें होनी चाहिए, और पत्र के कितने प्रकार हैं, कौन सा पत्र किस तरह से लिखा जाता है, उसमें क्या सावधानी रखनी है या उनमें अंतर क्या है आपस में, ये सारी चीज़ें। तो ये बात आपको समझ में आ गई अब कि क्या चीज़ पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। आपको पत्र लिखने का अभ्यास नहीं करना, लेकिन पत्र के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके लिए। तो चलिए फिर शुरू से करते हैं, देखते हैं पत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको स्पेशल रूप से जानना है।
जिन पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखकर मैंने दी हैं, बस ये इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, पत्र की परिभाषा, दूर रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या होता है? पत्र होता है। अच्छा ये बताओ, वर्तमान समय में पत्रों का कितना स्थान रह गया है, कितना महत्व है? ना तो आप बहुत कम कह सकते हैं और ना आप जीरो कह सकते हैं। आप ये कहिए कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखो, पत्र के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो सरकारी कार्यालय में चलते हैं, या हम अपना कोई भी काम करवाने के लिए जब कोई पत्र लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, वो किस में आता है? औपचारिक में आता है। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने नाते रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो वर्तमान समय में क्या है कि जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं ये हो चुके हैं जीरो। अब इनका कोई महत्व नहीं रह गया है, इनका कोई स्थान नहीं रहा जीवन में। अब जो रह गया है वो रह गया है औपचारिक। औपचारिक ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर काम जो है वो लिखित रूप में चाहिए। भले ही अगर मान लो कि हमने पेपरलेस इंडिया कर दिया तो ये ईमेल के रूप में बना रहेगा। ईमेल भी क्या है? एक प्रकार का पत्र है, यानी हम कह सकते हैं ई पत्र। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ से एक चीज ऐसे समझ लो जो आपको जिंदगी में एक बात सिखाती है कि अब हमारा जीवन केवल और केवल औपचारिक रह गया है ना। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, आज के जीवन में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि ये पत्र जो है ये समाप्त हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, आप में से कितने लोगों ने इस पत्र का आनंद लिया है? नहीं, जो पत्र की बात है वो ये इसमें मैसेज और व्हाट्सएप इन सब में वो एहसास ही नहीं है। पत्र में इंतजार है, और इंतजार में अनुभव है, और कहते हैं भावनाएं, फीलिंग है। आपने जो मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा वो मैसेज उसी समय पढ़ लिया गया। एक बार फीलिंग आई, अगर किसी के अंदर फीलिंग्स हैं तो एक ही बार फीलिंग आई, दोबारा उस मैसेज को पढ़ेंगे तो दोबारा फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन पत्र वो एहसास है कि अगर आपके मम्मी पापा ने आप पुराने पत्र रखे होंगे ना, तो आज भी उन शब्दों में अलग ही एहसास होता है। अच्छा ये बताओ, वैसे आप में से कितने लोगों ने आनंद लिया है पत्र का? बाकी और लोगों ने? इसमें वो पत्र भी शामिल है जो आपने 9वीं 10वीं में दिया था, अगर किसी को, वो पत्र भी ठीक है, और इंतजार किया है। हाँ, नहीं किया ना? तो बात यही है ना, आप ये पीढ़ी, आज की पीढ़ी है, वो कहें कि ईमेल और व्हाट्सएप वाली जो पीढ़ी है वो क्या जाने कि दिल को कागज पर कैसे उतारा जाता है। ये बहुत मतलब कवि ने कहा है कि ये कैसे, वो क्या जाने। तो खैर, हमारे ये पत्र, अगर आप अपने माता पिता से बात करेंगे पत्रों के बारे में, पत्रों को लेकर कि पत्र किस तरह के होते हैं, तो उनके चेहरे पे अपने आप ही वो भाव आ जाएगा कि वो पत्र क्या थे। ठीक है, तो खैर अब ये आपके लिए ये क्या है, एक अवशेष मात्र हैं। बस इनमें से आपके लिए सिर्फ एक प्रश्न ही रह गए, तो उसी के लिए आपको पढ़ना है। बाकी ये हमारे जीवन में आज भी चल रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ कैसे आप लोगों को पढ़ना है। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के बारे में। ठीक है, पत्र दो प्रकार के माने गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं, इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कह देते हैं, और ये हमारे रिश्तेदारों के साथ या निकट जो हमारे नज़दीकी लोग होते हैं, जैसे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ हम इन पत्रों का व्यवहार करते थे। अब तो कोई नहीं करता। एकमात्र पत्र रह गया था निमंत्रण पत्र, लेकिन अब वो भी व्हाट्सएप के जरिए ही हो जाता है, तो वो भी अब नहीं रहा। तो अब सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हो गई हैं। तो इसमें हम जब औपचारिक पत्र के अंतर्गत कुछ पत्रों को रखते हैं तो वैयक्तिक पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र और धन्यवाद पत्र की बात करते हैं। वैयक्तिक पत्र की हम बात करें तो ये पत्र एक तरह से सामान्य पत्र होता है। जब हम अपनी राजी खुशी या हम अपने अच्छे या बुरे या कोई इस तरह से कैसे ना किसी के बारे में जानकारी लेने के लिए, अपने रिश्तेदार के हालचाल पूछने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र हमारा वैयक्तिक पत्र कहलाता है।
इसे ये पत्र किसी पिता द्वारा पुत्र को या किसी पुत्र द्वारा पिता को, किसी माँ द्वारा पुत्र को या पुत्र द्वारा माँ को, या किसी बहन द्वारा भाई को या भाई द्वारा बहन को, या और भी चाचा ताऊ नाना दादा जो भी होते हैं हमारे घर में रिश्तेदार, उन सबको आपस में लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र का प्रारूप क्या होता है? तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रारूप दिया हुआ है। वैयक्तिक पत्र इस तरह से होता है, जब कोई पत्र लिखता है तो पहले वो अपना पता लिखता है कोने पे, ठीक है, ये दाईं ओर लिखा जाता है। अभी दाईं ओर को ऐसे समझना जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हिस्सा हमारा दायां और ये हिस्सा हमारा बायां कहलाएगा, ठीक है। तो अपने ही हाथ से आपको समझना है। तो ये दाईं ओर हम लिखते हैं, इसमें पता लिखते हैं और दिनांक लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो संबोधन होता है, संबोधन लिखने के साथ छोटे के लिए तो प्रिय, बड़े के लिए तो आदरणीय, सम्माननीय, इस तरह से हम पत्र की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ सब कुशल है, आशा है कि तुम भी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ये उस तरह की लाइनें होती हैं या होती थी जो हम शुरुआत में लिखते थे पत्र के। फिर उसके बाद जो भी हमें कहना है अपनी वो बात रखने के बाद लास्ट में सभी लोग कुशल हैं, से सब ठीक है, और फिर बाद में कोई अलग अलग लोग अपनी तरह से लाइन लिखते हैं कि आपके पत्र के इंतजार में, या आशा करते हैं कि जल्दी ही आप इसका जवाब देंगे, इस तरह की बातें। और लास्ट में जिसने पत्र लिखा है वो अपने बारे में लिखता है। तो ये एक प्रारूप है इस तरह से। तो अब आपकी परीक्षा में वो किस तरह से प्रश्न कर सकता है, यहाँ पर मान लो पूछेगा कि व्यक्तिगत पत्र में शुरुआत में दाईं ओर क्या लिखा जाता है, या इस तरह से जैसे टुकड़े हमने तोड़े हैं, तो वैसे आप जब एक बार इसे पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र कब भेजा जाता था? जब कोई कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, नामकरण, मुंडन, विवाह आदि अनेक अवसरों पर हम जब कोई किसी को निमंत्रण कर रहे हैं तो उस समय हम निमंत्रण पत्र भेजते थे, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, इन्हीं को आपको एक बार ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न आया तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है, पूछ लेगा कुछ भी। निमंत्रण पत्र के प्रमुख भाग क्या होते हैं, तो इसके बारे में लिखा है। जैसे निमंत्रण पत्र में सबसे ऊपर इष्ट देव का चित्र आदि आदि। ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन फिर भी आ सकता है क्योंकि हमने सरकारी पत्रों के अंदर इस तरह की चीज़ देखी है, तो एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ के समझ लेना कि किस तरह से लिखा जाता है, इसके प्रारूप को पढ़ लेना। शोक पत्र, अब वैसे इनसे जो ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की वो ये है कि आपसे पूछ सकता है कि निमंत्रण पत्र निम्न में से किस विशेष अवसर पर भेजा जाएगा, इस तरह का वो पूछ सकता है। उसके बाद है शोक पत्र। शोक पत्र जब किसी की मृत्यु का समाचार देना होता था तो वहाँ पर हम शोक पत्र भेजते थे, और आपने सुना होगा कि शोक पत्र देखते ही पहचान लिया जाता था। एक पोस्ट कार्ड की तरह होता था और उसका कोना काट दिया जाता था। तो कहते हैं कि लोग अगर किसी के हाथ में ऐसे ही देख लें, कोना कटा हुआ, वो ऐसे बोलते थे, तो कि उसको देखते ही पहचान लेते थे कि ये जरूर शोक पत्र है। हाँ, वो अभी भी वहाँ उन इलाकों में रह गए हैं जहाँ अभी ये आपकी डिजिटल चीज़ें नहीं पहुँची है। मतलब गांव देहात में अगर आप देखेंगे, शहरी लोग तो इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है। जो भी बचा हुआ है वो सब गांव में बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगला आता है बधाई पत्र। जब किसी को हमें किसी भी चीज़ की बधाई देनी हो, किसी की शादी हुई है उसके लिए, किसी ने अच्छे अंकों से क्लास पास की है या किसी की नौकरी लगी है, किसी भी तरीके से हम उसे बधाई दे सकते हैं, बधाई पत्र होते हैं। धन्यवाद पत्र, जब हम किसी का आभार व्यक्त करने के लिए पत्र लिखते हैं तो उसे हम धन्यवाद पत्र कहते हैं। और आप में से जिन छात्रों ने वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक किया होगा उन्हें याद होगा कि एक पत्र हमने एक वाक्य लिखा था जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद पत्र मिला। तो ये इसी धन्यवाद पत्र की वो बात करता है, ठीक है, जो वाक्य के अंदर है। आगे आता है अनौपचारिक पत्र की शुरुआत और समाप्ति। ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप स्टार डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ जो है वो पढ़नी है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मतलब आपसे कह सकता है कि अपने से बड़ों के लिए पत्र की शुरुआत में हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं जैसे पूज्य और पूज्या। आपको पता है पूज्य पुल्लिंग के लिए और पूज्या स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही पूज्यवर या पूजनीय पूजनिया, आदरणीय आदरणीय,
आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पूज्य दादाजी, पूज्य नाना जी आदि आदि, ठीक है। और जब हम इसका अंत करते हैं तो आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी, जैसा जिस तरह से होगा, आपका प्रिय या आपका प्यारा या आपका स्नेह पात्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। अपने से छोटों के लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम प्रिय आयुष्मान या प्रिय आयुष्मती, प्रिय चिरंजीवी आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रिय वैभव, प्रिय निखिल, प्रिय आयुष्मती संध्या आदि। जैसे पत्र का अंत करेंगे तो तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा शुभाकांक्षी या तुम्हारा बड़ा, जो भी होगा रिश्ता वो लिखते रहे, ठीक है। इस तरह से मित्र, पति या पत्नी के लिए। अब ये अलग क्यों है, देखिए हमसे बड़ा तो जो भी है, जितने भी रिश्ते हो गए अपने बड़े, और हमसे छोटा जितने भी रिश्ते हो गए। अब यहाँ पर मित्र, पति या पत्नी ये एक लेवल के माने जाते हैं कि आप क्या हैं, एक ही उम्र के हैं, तो बिल्कुल हमारे बराबर। तो बराबर वाले लोगों के लिए यहाँ पर पत्र की शुरुआत में प्रिय या प्रिया या प्रीतम या प्रियतमा, प्यारा या प्यारी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अंत करेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा प्यारा मित्र या तुम्हारा प्यारा पति या जो भी है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद औपचारिक पत्र की शुरुआत और समाप्ति। औपचारिक पत्र में शुरुआत करते हैं तो माननीय, महोदय, माननीय या माननीय केवल, या महोदय या दोनों शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं मिल जाता है देखने को, माननीय महोदय। पत्र के अंत में या तो भवदीय या भवनिष्ठ, ठीक है, इसका मतलब होता है पत्र लिखने वाला। यहाँ पे हम आपका, तुम्हारा या आज्ञाकारी या प्यारा इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनसे क्या मतलब है, हमें जिनके लिए लिख रहे हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो इसलिए केवल क्या लिखा जाता है, भवदीय, जिसका मतलब होता है पत्र लिखने वाला, ठीक है। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये पत्र कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः देखते हैं जैसे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र, तीसरा सार्वजनिक या शिकायती पत्र, और चौथा कार्यालयी पत्र। बात करेंगे हम आवेदन। आवेदन मतलब जब आप कहीं जॉब करने के लिए अगर जो पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आवेदन पत्र कहलाता है। प्रार्थना पत्र, जब हम छुट्टी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना पत्र या तो ऑफिस वगैरह में आप जब छुट्टी चाहते हैं तब लिखते हैं, या फिर आप स्कूल या कॉलेज में जब छुट्टी चाहते हैं वहाँ लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र होता है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं यानी व्यापारी हैं और आपको कोई सामान मंगाना है, या तो आप कच्चा माल मंगा रहे हैं या तैयार माल मंगा रहे हैं, और जब वो आप सामान मंगाते हैं तो उस सामान में आप लिखा पढ़ी जिसके माध्यम से करते हैं, जिसके माध्यम से आप रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना सामान आया और कितना गया, तो वही हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक या शिकायती पत्र, सार्वजनिक या शिकायती पत्र होते हैं जो जनता की ओर से सरकारी कार्यालयों को लिखे जाते हैं। मतलब जनता को अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो जनता अपनी बात सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जिन पत्रों का सहारा लेती है वो सार्वजनिक या शिकायती पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र ये सरकारी पत्र होते हैं, ठीक है, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कार्यालयी पत्र आते हैं। तो यहाँ पे आवेदन पत्र का एक नमूना है, इसको पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से लिखा जाता है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है। अवकाश पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, व्यावसायिक पत्र का प्रारूप दिया है, और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, इनको एक बार लिखिए। जैसे दिया हुआ है, पत्र समाप्त होने पर दाईं ओर भवदीय लिखकर उसके नीचे भेजने वाले का हस्ताक्षर रहता है। तो आपसे वो इस तरह की पंक्ति पूछ सकता है। मैंने अभी आपको प्रश्न दिखाए हैं, आपको पता है कि निम्न में से इसके लिए क्या लाइन सही है या क्या गलत है, तो ये इन्हीं सब में से आएगा जो यहाँ पे हमारे पॉइंट हैं, तो इसलिए इनको आप लोगों को इन्हें पढ़ना है। व्यावसायिक पत्र का एक प्रारूप दिया हुआ है यहाँ पर, वो आप देखिएगा। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र के बारे में लिया है, जो मैंने बताया है वही चीज़ें लिखी हुई हैं अलग अलग तरीके से। और शिकायती पत्र का एक नमूना है कि अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब आगे नीचे दिया है विषय पेयजल की समस्या के संदर्भ में। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है, यहाँ पे क्या है, भेजने वाले का पता, उसने अपने बारे में लिखा, उधर लिखा है सेवा में, और फिर अधिकारी का नाम, उसका आगे स्थान का नाम, और फिर नीचे विषय, और विषय के बाद महोदय लिखकर पत्र शुरुआत की गई है। तो इसी तरह से आपको समझना है कि शिकायती पत्र का क्या क्या अंग हो गया, क्या क्या भाग हो गया। ठीक है, यहाँ से यही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। लास्ट में भवदीय लिखकर हम अपना नाम और समस्त मोहल्लेवासी भी अगर हम सबकी ओर से लिख रहे हैं जिसके में, वो लिख देते हैं। दिनांक और स्थान इसमें इस ओर लिखा जाता है। कार्यालयी पत्र की बात करें, अच्छा इसमें एक बात और बता देती हूँ आपको, जब आप किताबों में बात करेंगे या गूगल बाबा के ऊपर बात करेंगे आजकल, तो आपको सारी चीज़ जो है वो बाईं ओर लिखने को कही जाती हैं। मतलब आपको जो भी बताएंगे लोग, वो ये कहेंगे कि बाईं ओर लिखा जाएगा, यानी सबका नाम पता, जिस तरह से ईमेल होता है। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, हमारे देश में ना थोड़ी सी सुधार की कमी है कि लोग ना भेड़ चाल में बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब कहते हैं ना, आंख बंद करके एक ने जो बोल दिया तो सुर में सुर मिला देते हैं, वही रट्टू तोता जैसी। तो ऐसे ही शुरुआत जब ईमेल की हुई थी, तो ईमेल में ये सारी चीज़ें इस तरह से आने लगी थी कि हर पार्ट जो है वो इस तरह से आएगा। और जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये था कि जब हम ईमेल क्या करते हैं, ईमेल हाथ से तो लिखा नहीं जाता, ईमेल तो टाइप किया जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो तो ई है। तो अब हम जब देखते हैं, जैसे ही हम कुछ लिख के जाएंगे और जैसे ही एंटर लगाएंगे तो हमारा कर्सर सीधा यहाँ पे आता है ना। अब मान लो हमें कोई चीज़, अगर ये लाइन हमने लिखी और हमको यहाँ लिखनी है कोई चीज़, तो एंटर जैसे ही करेंगे तो कर्सर को तो ये नहीं पता ना कि इसे यहाँ चाहिए, यहाँ के लिए लाने के लिए तो हमें सेटिंग करनी होती है, और सेटिंग करेंगे तो हमारा हाथ जो है वो रुकता है। तो ईमेल का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया था कि जो चीज़ दाईं तरफ थी उसे भी बाईं तरफ कर दिया, और जो चीज़ बाईं तरफ थी उसे भी बाईं तरफ कर दिया, कि जैसे ही एंटर होगा, एंटर के बाद यहाँ, एंटर होगा यहाँ, एंटर होगा यहाँ, एंटर होगा यहाँ, ऐसे लिखते चले गए। तो एक पत्र जो हम लिखते थे हाथ से, उसको हमने इस तरह से एक ही तरफ कर दिया, ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट। तो लगभग मुझे लगता है कि जब ये ईमेल आया उसके टाइम पे ही ये फॉर्मेट मार्केट में आया, लेकिन लोगों ने क्या किया कि पत्र जो हाथ से लिखा जाता है उसको भी ऐसे ही बताना और पढ़ाना शुरू कर दिया। और इस तरह से अब हम बात करते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 की, जो उनकी परीक्षाओं में आता है, तो इस सब के सब एक तरफ से, आप पूरा गूगल उठा के देखिएगा, सब के सब एक तरफ से इसी तरह से बताते हैं। अब मुझे कक्षा 10 और कक्षा 12 का तो मुझे नहीं पता कि वो इस फॉर्मेट को सही मानकर इस पे अंक देते भी हैं या नहीं देते हैं, या इसे गलत कर देते हैं, ये वो आयोग जाने। पर मैं आपको बताती हूँ आपके आयोग की बात। आपका आयोग उसी बात को मानता है जो अभी पुराना चला आ रहा है, पत्र। ठीक है, जैसे ये पत्र है, इस पत्र में दाईं ओर और इधर बाईं ओर, जो दाईं ओर बाईं ओर, और इस तरह से वो इसी फॉर्मेट पे चलता है जो आपको पुरानी किताबों में आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैं पत्र लेखन के लिए, मुझे यूपीएससी वालों को पत्र लेखन कराना था, सॉरी इनको पीसीएस वालों को, तो उसी समय मैं बात कर रही थी एक सरकारी अधिकारी से ही। तो मैंने पूछा था कि पत्र के बारे में अगर देखें कि बच्चों को जैसे पत्र लिखवाना है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वो सेलेक्टेड हैं पीसीएस में, और फिर उसके बाद उन्होंने टीचिंग भी करी थी पहले भी, और अभी भी कहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई, उन्होंने कहा कि देखो निधि, जो पत्र लिखे जा रहे हैं वहाँ पे जो अंक मिलते हैं वो अंक उसी के आधार पर मिलते हैं जो परंपरा से चला आ रहा है। वो पुराने ज़माने के प्रोफेसर चेक करते हैं, वो अभी इस चीज़ को अपडेट नहीं है, उन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है, वो पहले ही मानते हैं। तो वहाँ परीक्षा में जो लिखा जाता है, तो हुआ ये था कि मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे कुछ पत्र दे दो,
आपके वहाँ कार्यालय में आते होंगे अर्ध सरकारी पत्र या सरकारी, तो उनके माध्यम से मैं एक नया फॉर्मेट बना दूंगी। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए रोक दिया था। उन्होंने कहा देखो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं नए लगकर, वो पुराने पत्रों को कॉपी करते हैं, कुछ पुराने पत्रों को कॉपी करते हैं तो कुछ गूगल बाबा पे जाके देख के उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ का भी फॉर्मेट जो है वो कहीं पे सही है, कहीं पे खराब हो चुका है जो अभी चल रहे हैं। लेकिन आप बात कर रही हो परीक्षा में अंक पाने वाले पत्रों के लिए, तो उसका ध्यान रखो कि आप 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी जो किताब अगर मिले और उसमें जो पत्र का फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट को आप छात्रों को पढ़ाओ ताकि उस पे अंक मिले। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर कि अब फॉर्मेट जैसे हमारा है कि हमने कहा भेजने वाले का पत्र जो पता जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है दाईं ओर है, तो इस तरह के ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे कि जो भेजने वाला है वो भवदीय लिखना किधर लिखता है, तो इधर लिखता है नीचे दाईं ओर, लेकिन आजकल लोग हैं वो यहाँ पे भी साइन करते हैं, यहाँ भी भवदीय लिख देते हैं। तो आजकल की चीज़ों पर मत जाना, जब भी आंसर आएगा तो पुराने पे लिखना। और ये प्रश्न आपका आया था अभी जब आप पढ़ेंगे उसमें प्रश्न, तो उसमें लिखा हुआ है कि पत्र के अंत में भवदीय कहाँ पे लिखा जाता है, तो पत्र के नीचे दाईं ओर, और उसमें ऐसे भी लिखा था पत्र के नीचे बाईं ओर सबसे पहले ऑप्शन में। तो वहाँ पे यही फिर मुद्दा आया था, ये शायद 2018 वाले प्रश्न पत्र में था, एसएससी का UP SSSC का पेपर था, ये शायद ग्राम विकास अधिकारी या कोई उसका था, तो उसमें ये प्रश्न आया था। तो तब मुझे छात्रों ने पूछा था कि मैम कौन सा सही रहेगा। मैंने कहा अब देखो चलन के हिसाब से तो लोग इधर ही लगाएंगे कि पत्र के नीचे बाईं ओर, पर मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है पत्र के नीचे दाईं ओर ही होना चाहिए, और आयोग ने वही दिया था कि पत्र के नीचे दाईं ओर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पुराने ही उस पर चलना, कभी आप लोग ये सोचें कि नए में तो ये बताया जा रहा है और ये सारी चीज़ हो रही है, तो क्योंकि आयोग अभी उसके लिए अपडेट नहीं है तो आपको पुराने पैटर्न पे ही इसे पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। फिर इसमें जैसे दिया है सरकारी पत्र के भाग, अब ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आराम से इसको याद कर लेना है कि सरकारी पत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे पत्र संख्या दिया है, अब ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकारी पत्र में अलग तरीके से होते हैं, अर्ध सरकारी में अलग तरीके से होते हैं, परिपत्र में अलग तरीके से होगा, अधिसूचना में अलग होगा। तो यही आपका जो मतलब फैक्ट है वो यहाँ से निकलेगा। जैसे सरकारी पत्र की बात करेंगे, पत्र संख्या, प्रेषक का नाम, पता, प्रेषक का पता। अब इन्हें ऐसे वहाँ न पढ़ने की यहाँ पढ़ना कि पत्र संख्या किसी भी सरकारी पत्र में सर्वप्रथम संख्या लिखी जानी चाहिए। पत्र संख्या उस कार्यालय का होना चाहिए जिस कार्यालय से ऐसा पत्र डिस्पैच किया जा रहा है, मतलब भेजा जा रहा है। यह सबसे ऊपर दाहिने हाथ पर लिखी जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि यह सबसे ऊपर दाहिने हाथ पर लिखी जानी चाहिए, यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कि पत्र संख्या कहाँ पे, और ये प्रश्न आया हुआ है पत्र संख्या के बारे में कि सबसे पहले कहाँ। तो ये आपके फैक्ट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन सबको एक बार पढ़ लेना। अब मैं इनको क्या बताऊं, अब स्पेशल बता देती हूँ। पत्र जो सरकारी पत्र होता है उसमें विषय लिखा जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र के अंदर विषय होता है। और जब हम बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र की, ये सरकारी पत्र का नमूना है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। जब हम बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र की, तो इसमें स्पेशली एक बात कही गई है कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसमें दिया है यहाँ पर, अर्ध सरकारी पत्र में विषय लिखे जाने की कोई परंपरा नहीं है, अर्थात अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय विषय लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, कैसे पूछ लेगा कि निम्न में से, या कहेगा अर्ध सरकारी पत्र में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, और ऑप्शन दे देगा पत्र संख्या, ऑप्शन दे देगा प्रेषक का पता, ऑप्शन दे देगा आपको विषय, इस तरह से। तो उसमें क्या नहीं है, विषय नहीं है। तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी इनको पढ़ते समय, समझ गए। इसी तरह से आपको इन सबको पढ़ लेना है। नमूना भी आपको दिया हुआ है, यानी आप में से जिन छात्रों का अगर सब्जेक्टिव भी है पत्र लेखन तो भी यहाँ से कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कवर नहीं होगा, ये पूरा वही लिखा है। बस अंतर इतना है कि आपको पढ़ना है, पढ़ के सिर्फ फैक्ट याद रखना है। सब्जेक्टिव वालों को पढ़ना है और पढ़ के उनको लेखन का अभ्यास भी करना है। ठीक है, दोनों में इतना अंतर है।
इस तरह से सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या है वो भी यहाँ दिया है। जैसे सरकारी पत्र सदैव अन्य पुरुष की शैली, अब ये आपको पता अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की शैली किस प्रकार की होती है। तो देखो उत्तम पुरुष के अंदर क्या होता है कि मैं, उसे हम क्या कहते हैं उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष होता है आप या तू। तो हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं लिखते। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की शैली में लिखे जाने वाले पत्र कौन से हैं? वैयक्तिक पत्र हैं, ठीक है, जो अनौपचारिक पत्र जो हमने बात करी थी। ये पत्र अन्य पुरुष की शैली में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष का मतलब है कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, हमें उसके पता नहीं होता उसके उसमें। अर्ध सरकारी पत्र सदैव उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। अर्ध सरकारी ऐसे क्यों लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी होता है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर भेजा गया पत्र। जैसे मान लीजिए सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर ऐसे आ जाता है कि जैसे मानो, अगर मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ कि मान लो हमारे मुखर्जी नगर का ये क्षेत्र है, यहाँ पे सड़क बननी है, तो सरकारी जो कार्यालय वहाँ से ऑर्डर हुआ कि इस एरिया में सड़क बनवाई जाए। तो ये ऑर्डर दे दिया गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पत्र पे, वो ऐसे ही रखा है। तो मान लो कि कोई अधिकारी अगर ये चाहता है कि भाई यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, तो वो अपने जिसके अंडर में वो काम दिया गया है उस अधिकारी को वो अपनी तरफ से एक पत्र लिखेगा और उसी विषय पर, यानी सरकारी पत्र की क्रमांक संख्या और उसके बारे में बात करते हुए बताते हुए उस पर ये या तो उससे निवेदन करेगा या उस पर प्रेशर डालेगा कि ये काम आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए करवाना है। तो इसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो ये पत्र होते हैं कि जब एक अधिकारी अपने ही दूसरे किसी अधिकारी को लिखता है, और एक तरह से इसमें गुप्त बातें भी होती हैं। मतलब ये भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पत्र है जिसमें गोपनीय बातें होती हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र के अंदर जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा है तो वो पत्र वही अधिकारी खोलता है जिसके नाम से वो लिखा गया है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली के अंतर्गत बातचीत होती है। तो इनमें जो अंतर हैं उन सबको आप देखिएगा। कार्यालयी आदेश क्या होता है, इसके बारे में प्रारूप इसका दिया हुआ है, इसके भाग प्रारूप दिया है इसका। अधिसूचना जिसे आप नोटिफिकेशन कहते हैं, इसके बारे में ये सबसे ज़्यादा कई बार आया है। अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पत्र है जो गजट में प्रकाशित होता है, इस तरह से। तो गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। अब सवाल उठता है कि गजट क्या होता है। आप में से कितने छात्र जानते हैं कि गजट क्या होता है? नहीं जानते? कोई नहीं जानता। गजट, आपने रोजगार पत्र के बारे में सुना है कि सरकार की तरफ से एक रोजगार पत्र निकलता है महीने में? नहीं सुना? देखो, जिन्होंने नहीं सुना है तो एक बात तो ये सुन लो कि आपने जो समाचार पत्र देने जाता है, जो देके जाता है, उससे रोजगार पत्र मंगवा लिया करिए। सरकार के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसी भी होती हैं जिनको मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन वो सारी वैकेंसी किस में छपती हैं? रोजगार पत्र के अंदर छपती हैं बहुत। और उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे होते हैं कि मान लो 10, 20, 15, 40 या इस तरह की होती हैं, छोटी छोटी। कुछ इस तरह से भी होती हैं कि वो अलग अलग। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि यहाँ पे भी सरकारी जॉब इस तरीके से हो सकती है। तो रोजगार पत्र जिसे गजट कहते हैं, समझ गए? सरकार की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? गजट कहते हैं। तो सारे नोटिफिकेशन उसमें छपते हैं। तो आप लोग अब जैसे छात्र हो तो आपको रोजगार पेपर जरूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कौन सी जॉब ऐसी है जो मेरी योग्यता के अनुसार मैं इसको दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। समझ गए ना? चलो, ये बात मैंने आपको बता दी। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि रोजगार पत्र मतलब ऐसा सरकारी पत्र में निकलता है इस तरह से। तो खैर चलो, इनके बारे में पढ़ना। हाँ जी, ये एक पेपर छपवाया जाता है। आप अपने न्यूज़पेपर वाले से कहना कि मुझे हर महीने का रोजगार पत्र, दुकानों पे भी मिलता है। वो नहीं, वो रोजगार पेपर काफी मोटा होता है, मुझे लगता है उसमें, हाँ, रोजगार पेपर के नाम से ही आएगा वो, रोजगार पत्र, ठीक है। वो तो छोटी सी होती है अलग, उसमें वो एकदम से बिल्कुल ऐसा होता है ना, पूरे महीने में जितने भी नोटिफिकेशन आने होते हैं उसमें आते हैं। और ध्यान रखिए कि
किसी की वेबसाइट यानी कोई डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे जो होगा वही वहाँ होगा। जैसे ही उसकी वेबसाइट पे अपडेट होता है वैसे ही रोजगार पत्र में भी अपडेट होता है। तो ये ऐसे ही नहीं ये प्रश्न पूछा गया कि अधिसूचना ये किस में छपता है, गजट में छपता है। तो आपको मान लो जो भी आप जैसे यूपीएसआई के बारे में, वैकेंसी के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो उसमें जो वहाँ से कार्यालयीय आदेश से जो कुछ भी नोटिफिकेशन जारी होगा वो सबसे पहले उसमें जरूर छपेगा। तो उससे क्या होता है कि वही विश्वसनीय है। उसके अलावा जो आप ये नेट पे और ये सब देखते हैं, आपका जो उल्लू बनाते रहते हैं ना, आ गई वैकेंसी और ये करके आप खोल लेते हैं, फिर पता चलता है अभी दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और बाद में जो आप गाली देते हुए वापस आता है तो वो टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को ले सकते हैं, ठीक है। आता है ये। अब मुझे प्राइस तो पता नहीं है कि इस समय कितना आता है, कितने का आता है, आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई बात है अगर दब गई है तो फिर दोबारा से कोई याद दिलाने के लिए। अनुस्मरण का मतलब क्या होता है? याद दिलाना, स्मरण कराना, ठीक है। परिपत्र, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कई सारे आए हुए हैं। परिपत्र वो होता है जब कोई एक सरकारी पत्र एक साथ कई सारे कार्यालयों को भेजा जाता है, उसे कहते हैं हम परिपत्र। देखो, एक साथ भेजे जाने का मतलब क्या होता है? ये एक ही पत्र छपता है, ठीक है, एक ही पत्र छापा जाता है और उस पत्र के साथ एक पेपर दिया जाता है कि जिस जिस कार्यालय में ये जाएगा उसकी डिटेल होती है, और जैसे जैसे लोग इसको पढ़ते जाएंगे वो वहाँ पर साइन करते चले जाएंगे और ये हर उस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, अलग अलग बंटता है, वो होता है परिपत्र। कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिनकी फोटोकॉपी, एक ही अगर इन्फॉर्मेशन है तो उनकी फोटोकॉपी भेज दी जाती है, लेकिन परिपत्र वो होता है जिसकी फोटोकॉपी नहीं भेजी जाती, जो एक ही पत्र सारे कार्यालयों में घूमता है, उसको कहते हैं परिपत्र। अब इसकी परिभाषा भी ये कहती है कि जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक विभागों या कार्यालयों को भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है, ठीक है। तो उसे परिपत्र कहते हैं। अब यही आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। इससे जुड़ी हुई विशेषताएं और इससे जुड़ा हुआ इसका नमूना वही होता है जो सरकारी पत्र होता है, सेम टू सेम होता है, इसमें अलग कोई चीज नहीं है। साथ में जैसे ये प्रतिलिपि दी हुई है, ये प्रतिलिपि का मतलब है ये जिसके पास जाएगा ना उनके नाम यहाँ पे दिए होते हैं, ये डिटेल दी हुई है, ठीक है। अधिसूचना और परिपत्र में क्या अंतर होता है, यहाँ पे अंतर दिया है, उसके बारे में इसे पढ़िएगा। कार्यालय आदेश और अधिसूचना में क्या अंतर होता है, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद है आपके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर आप लोगों ने देखे ही, तो आसान थे शुरुआत में, तो जब आपने इनका उत्तर दिया। हम बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे ये है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन दिया है विषय, ऑप्शन दिया है प्रसंग, ऑप्शन दिया है अभिवादन, ऑप्शन दिया है दिनांक। और ऐसे ही बिना पूरे प्रश्न को पढ़े हुए उत्तर देना खतरनाक हो जाता है, इसको कहते हैं एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। जब तक लाइन क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कह रहा है कि औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र सबसे पहले तो ये समझ लो कि अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में से कौन सी बात कर रहे हैं, मतलब ये सरकारी पत्र की बात कर रहा है अलग। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है। अब आप एकदम से ये मत दीजिए, वो मैंने अर्ध सरकारी पत्र के अंदर बताया है कि विषय नहीं होगा। आप सारे ऑप्शन पढ़िए, विषय, प्रसंग, अभिवादन और दिनांक। प्रसंग तो आप किसमें करते हैं, जब किसी चीज की व्याख्या करते हैं, प्रसंग थोड़ी ना होता है इसमें। तो यही होगा आपका उत्तर कि प्रसंग नहीं होता है, पत्रों में प्रसंग थोड़ी पाया जाता है, नहीं होता। विषय होता है, अभिवादन होता है, दिनांक होता है, ये सब हम लिखते हैं। अरे अभिवादन जैसे हम कहते हैं महोदय, या शुरुआत में जो बोलते हैं उनके लिए, ठीक है, उसको कहते हैं सेवा में, सॉरी सेवा में जो होता है वो अभिवादन होता है, ठीक है। अब इसके साथ दिया है जैसे आपके मित्र ने मुसीबत में आपकी मदद की, तो पता ही है आपको कौन सा पत्र भेजेगा, ठीक है, धन्यवाद पत्र। अब जैसे दिया है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा, तो संबोधन क्या होगा, आदरणीय होगा, महोदय होगा, परम पूज्य होगा या प्रिय होगा। क्योंकि ये व्यवसाय वाला पत्र है तो इसमें क्या होगा, महोदय होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 21 देखो,
इनमें कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र और अधिसूचना। अब देखो एक बात और आपको बताती हूँ, निमंत्रण पत्र सरकारी पत्र भी हुआ करते हैं, समझ गए? जैसे मान लो सरकार द्वारा अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो वहां पे भी फिर उस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र चलते हैं। लेकिन जब बात इस तरह की आ जाए कि इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है, अब 4 ऑप्शन दिए आपको पता है, कार्यालय आदेश होता है, परिपत्र होता है, अधिसूचना होता है, तो यहाँ पे निमंत्रण पत्र अब क्या हो जाएगा, ये अनौपचारिक पत्र की बात हो गई, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता, सरलता। तो जब हम पत्र की विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि पत्र स्पष्ट होना चाहिए, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए और पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। तो पत्र में क्या नहीं होना चाहिए? आडंबरपूर्ण भाषा शैली। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो जब एक बार आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ये दिया है 18, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? प्रेषक अधिकारी का नाम, पत्र क्रमांक, विषय और संदर्भ। अब कह रहा है कि सामान्य कार्यालय पत्र में कौन सा घटक है जो नहीं किया जाता? तो आप जब देखते हैं तो संदर्भ नहीं होता उसमें। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये किसका होता है? जब हम किसी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या कर रहे होते हैं उसके घटक हैं वो। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी, चारों में से हमें पता है प्रेषक अधिकारी का नाम भी होता है पत्र में, विषय भी होता है पत्र में, पत्र क्रमांक भी होता है, जो नहीं होता वो क्या है? संदर्भ। क्रॉस विधि से अगर आप इन उत्तरों को करोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, दिमाग तब चाचा चौधरी से तेज दौड़ेगा। इसलिए ये जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, इकाई 7 और इकाई 8 के अंतर्गत जितने टॉपिक दिए हुए हैं इन सारे टॉपिक में आप क्रॉस विधि अपनाओगे तो ज़्यादा सही उत्तर की संभावना रहेगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे दिया है 25 में, सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सर्वप्रथम पत्र संख्या लिखी जानी चाहिए। सरकारी पत्र में विषय का लिखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे रोजगार व समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। आगे दिया हुआ है सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या है? सर्वप्रथम पत्र संख्या लिखी जाती है, ये सही है। सरकारी पत्र में विषय का लिखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। और इसे राजपत्र, राजपत्र का मतलब हो गया रोजगार पत्र। ठीक है, और इस समाचार इसमें प्रकाशित नहीं किया जाता। वो क्या है? वो होता है या तो परिपत्र होता है या अधिसूचना होती है। ठीक है, सरकारी पत्र नहीं होता। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब आप समझ लेना कि किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और कैसे आपको करना है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद इन्हें प्रश्नों को कर लेना। अब हम